नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से लेकर आई हूँ। जिला गाजियाबाद में एक मुरादनगर थाना क्षेत्र का गाँव है बसंतपुर सैथली। बसंतपुर सैथली में एक किसान रहते थे जिनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुधीर त्यागी, मझले बेटे का नाम ब्रजेश त्यागी और छोटे बेटे का नाम लीलू त्यागी था। बड़ा बेटा सुधीर त्यागी वह शादीशुदा था। उसकी पत्नी अनीता त्यागी और उसकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी पारुल त्यागी और छोटी बेटी पायल त्यागी। किसान का जो मंझला बेटा था ब्रजेश त्यागी वह भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी रजनी त्यागी और उसके 2 बेटे थे यीशु त्यागी और रेशु त्यागी। किसान का जो तीसरे नंबर का छोटा बेटा था लीलू त्यागी वह अविवाहित था। किसान के 3 बेटों के साथ साथ किसान के नाम पर 15 बीघे की जमीन थी जो गांव के ही पास हाईवे के किनारे पर थी और जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उत्तराधिकारी के नियमों के अनुसार किसान के 3 बेटों में यह 15 बीघा जमीन बराबर बंटनी थी और तीनों के हिस्से में 5-5 बीघे जमीन 5-5 बीघे की जमीन के वह तीनों भाई उत्तराधिकारी थे। परंतु किसान का जो छोटा बेटा था लीलू त्यागी जो अविवाहित था उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। लीलू त्यागी कुछ अलग ही धारणा बनाकर बैठा था, कुछ अलग ही सोच रहा था और वह सोच रहा था 15 बीघा जमीन ना बटे कितना अच्छा हो, किसी एक के नाम पर ही रहे तो कितने मालामाल हो जाएंगे। यह सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, एक रील बनकर घूम रही थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका और मेरा एक अटूट और मजबूत रिश्ता बन जाए और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक सस्पेंस बना रहता है कि जो लीलू त्यागी होता है वह सोच रहा है कि अगर ये 15 बीघा की जमीन किसी एक नाम पर ही रहे तो कितना अच्छा हो, कितना माला माल बन जाए। वह ऐसा करने के लिए वह सोचता रहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह किसी को भी, ना घर में, ना परिजनों को, ना दोस्तों को, किसी को, रिश्तेदार को, किसी को भी कुछ नहीं पता होता। वह अपनी खिचड़ी खुद ही पकाता रहता है और एक दिन संपर्क करता है मेरठ के रहने वाले सुभाष से और सुभाष को 1 लाख रुपए दे देता है और उससे बोलता है कि मेरा भाई है बड़ा सुधीर त्यागी, मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना है, उसका मर्डर करवाना चाहता हूँ ताकि उसके हिस्से की जमीन मेरे नाम पर आ जाए। यानी कि ये जो लीलू त्यागी है ये जमीन हड़पने के लिए इतना नीचे गिर गया कि इसने जमीन हड़पने के लिए अपने भाई की हत्या करने की ठान ली। एक दिन सुधीर त्यागी घर से गायब हो जाता है परंतु वह घर पर वापस नहीं आता क्योंकि जो मेरठ का रहने वाला व्यक्ति सुभाष है वह सुधीर की हत्या कर देता है गला दबाकर और उसे नहर में फेंक देता है। परंतु घर में, गांव में, परिवार में, रिश्तेदारों में यह बात किसी को भी नहीं पता। केवल और केवल लीलू त्यागी जानता था कि सुधीर त्यागी कहीं गायब नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या करके उसको नहर में फेंक दिया गया है क्योंकि वही तो करवा रहा था ये सब। लेकिन अभी तक घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई नहीं जानता कि ये सब क्या हुआ। दिन सप्ताह बीता, कुछ लोगों ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाए लेकिन लीलू ने सबको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी मना कर दिया और उसने घर वालों को डरा दिया कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो पुलिस आएगी, खामखा आपसे पूछताछ करेगी, उल्टे सीधे सवाल करेगी, हजारों सवाल करेगी, जीना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और सुधीर त्यागी कोई बच्चा तो है नहीं, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, बाल बच्चेदार है, कहीं गया है आ जाएगा। बात तो समझ में आने वाली थी, लोगों की बात समझ में आ गई लेकिन किसी ने भी यह जोर नहीं डाला कि नहीं हमें FIR दर्ज करानी है, हमें उसको ढूंढना है। अचानक से लापता हुआ है तो लापता होकर वह जाएगा तो जाएगा कहाँ, कहीं बताकर भी नहीं गया। परंतु लीलू त्यागी ने किसी की भी कुछ नहीं चलने दी और लीलू त्यागी की बात मानी गई और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई।
दिन बीता, हफ्ते बीते, महीना बीता और बीत गया पूरा साल। साल बीत गया। गांव वालों को अब यकीन हो चला, कुटुंब परिवार को यकीन हो चला कि अब सुधीर त्यागी वापस नहीं आएगा। शायद वह कहीं गया था और उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसका हमें भी पता नहीं चला, और सुधीर त्यागी वापस लौटकर नहीं आया और अब वह कभी नहीं आएगा। और इसलिए अब कुटुंब, गांव वालों को, जो सुधीर की पत्नी थी अनीता और उसके सुधीर के 2 छोटी बेटियां थी, उनकी चिंता होने लगी। और कुटुंब परिवार ने, गांव वालों ने मिलकर तय किया कि क्यों ना अनीता की शादी लीलू के साथ कर दी जाए, जो तीसरे नंबर का बेटा था किसान का। अब लीलू तो इसी के लिए, इसी चांस की तलाश में बैठा हुआ था। लीलू की तो यही मर्जी थी, लीलू यही चाहता था और वही कुटुंब परिवार गांव करने जा रहा था, तो उसकी तो चांदी हो गई। अनीता की शादी, सुधीर की पत्नी अनीता की शादी लीलू के साथ कर दी जाती है। पहले वह अनीता भाभी थी लीलू की, लेकिन अब वह पत्नी बन जाती है और 2 बेटियां पारुल और पायल, उनको भी सहारा मिल जाता है कि उनको बाप की संरक्षण उनके सर पे बना रहता है। परंतु जो लीलू त्यागी होता है वह खुश हो जाता है और मन की मुराद पूरी जो हो गई थी, वह अपने मकसद में सफल हुआ था। सन 2000 में सुधीर त्यागी गायब होता है और 2001 में सुधीर की पत्नी अनीता की शादी लीलू त्यागी से कर दी जाती है। और सन 2002 में लीलू त्यागी के एक बेटा होता है। बेटे का नाम रखा जाता है विभोर त्यागी, जिसे प्यार में शैंकी कहते हैं। शैंकी की परवरिश बहुत ही लाड चाव से हो रही थी और सारी जरूरतें उसकी पूरी की जा रही थी और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण किया जा रहा था। परंतु जो लीलू त्यागी है, उसके मन में एक कांटा था, उसकी मन में नहीं, उसकी आंखों में एक कांटा था और वह कांटा था सुधीर की 2 बेटियां। वह सोचता है कि ठीक है, भाई सुधीर से तो मैंने छुटकारा पा लिया, भाई सुधीर को तो मैंने रास्ते से हटा दिया और अब अपना हिस्सा तो अपना था ही, अब सुधीर का हिस्सा भी मुझे मिल गया। यानी कि 2 हिस्से अब लीलू त्यागी के नाम पर आ गए थे जमीन के। 15 बीघे में से अब लीलू त्यागी 10 बीघे जमीन का मालिक बन गया था। 10 बीघे जमीन का मालिक बन बैठा था, लेकिन उसके मन में अब शंका पैदा हुई, आंखों में कांटा खटकने लगा सुधीर त्यागी की दोनों बेटियों का, पारुल त्यागी और पायल त्यागी। अब वह सोचने लगा कि इन दोनों बेटियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी उधेड़-बुन में लीलू त्यागी लगा रहता है। दिन, महीने, साल आगे बढ़ते रहते हैं। 2006 में एक दिन अनीता अपने बेटे शैंकी को लेकर अपने पिहर गाजियाबाद चली जाती है। इस दौरान लीलू त्यागी को मौका मिल जाता है, पारुल घर पे रहती है, पारुल खाना खाने लगती है, तो लीलू त्यागी चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती कि क्या हुआ। जहर खाकर पारुल बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने पर लीलू त्यागी गांव में अफवाह फैला देता है कि पारुल को सांप ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, और वह गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। जल्दी जल्दी में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है और पत्नी अनीता को भी, जो पहले भाभी थी, भाई सुधीर की पत्नी अनीता जो पहले भाभी थी अब पत्नी बन गई थी, पत्नी अनीता को भी फोन करता है कि जल्दी से आ जाओ, पारुल को कीड़े ने काट लिया, अब उसका अंतिम संस्कार करना है। अनीता भी जल्दी से आती है बेटे शैंकी को साथ में लेकर। कोई मेडिकल जांच नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, कोई थाने में रिपोर्ट नहीं, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पारुल। लीलू त्यागी की आंखों का सबसे बड़ा कांटा निकल जाता है। एक कांटा, क्योंकि 2 कांटे थे, 2 बेटियां हैं पारुल और पायल, एक कांटा निकल जाता। अभी भी लोगों ने कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट दर्ज, कोई एफआईआर इस मामले में नहीं कराई, सुधीर के मामले में नहीं कराई, अब भी नहीं कराई। लीलू त्यागी साफ बच गया, हत्या भी कर दी और साफ बच भी गया। अब एक बेटी रह जाती है दूसरे नंबर की पायल। अब लीलू त्यागी उसके लिए भी सोचने लगता है कि अब इसको कैसे हटाया जाए रास्ते से। चलते चलते 2-3 साल बीतते हैं। 2009 आता है। सन 2009 में अनीता एक बार फिर से अपने बेटे शैंकी को लेकर अपने पिहर गाजियाबाद जाती है और इस बार लीलू त्यागी पायल का गला दबाकर नहर में फेंक देता है और गांव में अफवाह फैला देता है कि पायल संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकलकर कहीं चली गई है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीता, वह वापस नहीं आती, तो वह गांव में सिर्फ यही प्रचार करने लगता है कि पायल कहीं चली गई है बिना बताए और वह लौटकर वापस नहीं आई है।
पायल का कांटा भी लीलू त्यागी की आंखों से निकल चुका था। अब लीलू त्यागी बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि अब दो हिस्से निष्कंटक लीलू त्यागी के हिस्से में आ गए थे। सुधीर त्यागी का और लीलू त्यागी का अपना हिस्सा, दो हिस्सों का मालिक बन बैठा था अब लीलू त्यागी। अब लीलू त्यागी की नजर अपने दूसरे नंबर के भाई मंझले भाई ब्रजेश त्यागी के हिस्से पर आ गई। ब्रजेश त्यागी के दो बेटे थे, पत्नी रजनी त्यागी और दो बेटे निशु त्यागी और रेशु त्यागी। सन 2013 में वह अपने भाई के बेटे यानी कि भतीजे निशु को बोलता है कि चलो खेत पर चलते हैं, खेत पे घूम के आते हैं, देखते हैं फसल खेत में कैसी हो रही है। खेत में भतीजों को ले जाता है, वहां पर निशु की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसे भी नहर में बहा देता है। किसी को भी खबर नहीं होती कि लीलू ने उसकी हत्या करके नहर में फेंक दिया है। गांव में अफवाह हो जाती है कि निशु त्यागी कहीं चला गया। अब लीलू त्यागी की नजर में दूसरा भतीजा रेशु त्यागी वह खटकने लगता है और वह रेशु त्यागी को भी रास्ते से हटाने के नए नए तरीके सोचने लगता है, जुगाड़ बिठाने लगता है। ये सोचते सोचते 2021 आ जाता है। लीलू त्यागी मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले और कब दूसरा भतीजा रेशु त्यागी को भी अपने रास्ते से हटाए। रेशु त्यागी होता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारा करता है, इधर उधर काम करता है। तो एक दिन चाचा लीलू अपने भतीजे रेशु से बोलता है कि तुम इधर उधर काम करते रहते हो, ऐसा करो तुम कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते। वह रेशु त्यागी को अच्छा काम करने का उसको सुझाव देता है। तो रेशु उससे पूछता है कि ठीक है। जब रेशु त्यागी चाचा लीलू से पूछता है अच्छा काम करने के लिए, तो रेशु त्यागी को लीलू बताता है कि ठीक है, मैं किसी से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवाऊंगा। और इस बीच लीलू त्यागी एक सुरेंद्र त्यागी से संपर्क करता है। सुरेंद्र त्यागी एक व्यक्ति होता है जो यूपी पुलिस का रिटायर्ड दरोगा होता है। लीलू त्यागी रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी को 3.5 लाख रुपए की सुपारी देता है और उससे कहता है कि मुझे अपने भतीजे रेशु त्यागी से छुटकारा पाना है, मुझे भतीजे रेशु त्यागी की हत्या करवानी है। सुरेंद्र त्यागी उसका एक नौकर होता है। सुरेंद्र त्यागी रिटायर्ड यूपी पुलिस से रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी का एक नौकर होता है राहुल शर्मा। सुरेंद्र त्यागी राहुल शर्मा से बात करता है और सुरेंद्र त्यागी और राहुल शर्मा दोनों मिलकर बुलंदशहर के रहने वाले विक्रांत जाट से संपर्क करते हैं। और विक्रांत जाट का एक भांजा होता है मुकेश। विक्रांत जाट अपना भांजे मुकेश को लेकर सारे लोग मिलकर रेशु का किडनैप कर लेते हैं। जब लीलू त्यागी रेशु इन सब लोगों से मिलने के बाद, अपनी योजना को तैयार करने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद, पूरी मर्डर स्क्रिप्ट लिखने के बाद वह चाचा लीलू त्यागी भतीजे रेशु से संपर्क करता है और उसको बताता है कि तुम ऐसा करो, हाईवे के किनारे चले जाओ, तुम्हें I-20 गाड़ी मिलेगी वहां पर और वहां पर कुछ लोग होंगे, वो तुम्हें आम दे देंगे। रेशु त्यागी सड़क के किनारे जाता है I-20 गाड़ी में। ये सब लोग बैठे होते हैं जिनमें लीलू त्यागी भी होता है। वहां पर यूपी पुलिस का रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी होता है, उसका नौकर राहुल शर्मा होता है और जिला बुलंदशहर का विक्रांत जाट और विक्रांत जाट का भांजा मुकेश होता है। ये सब लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर रेशु त्यागी को किडनैप कर लेते हैं, गाड़ी में डाल लेते हैं और जिला बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र में लेकर जाते हैं और वहां पर रेशु का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और नहर में फेंक देते हैं। लीलू त्यागी घर पर आ जाता है। पहले तो घर वालों ने ही रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। काफी टाइम, मतलब 1 हफ्ता बीतने के बाद ये लोग पुलिस थाने में जाते हैं। लीलू त्यागी तब भी रोकता है इन्हें पुलिस थाने में जाने के लिए। 1 हफ्ते के बाद या 8 अगस्त 2021 को रेशु त्यागी घर से गायब हुआ था। लगभग 1 हफ्ते के बाद ये लोग पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लापरवाही इन लोगों की रही। जो ब्रजेश त्यागी हैं, उनकी पत्नी रजनी त्यागी हैं और भी कुटुंब परिवार के गांव वाले हैं, किसी ने भी तत्परता के साथ पुलिस में FIR दर्ज नहीं कराई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। तो हफ्ता भर लगा दिया रिपोर्ट दर्ज कराने में। 1 हफ्ते के बाद जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी परिवार वालों की तरह ही लेट लतीफ करती है और ढूंढने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि जो लड़का था वह बड़ा था, तो
तो पुलिस भी सोचती है कि ठीक है, घर से कहीं चला गया होगा, हो सकता है कोई लड़ाई भिड़ाई हो, किसी काम को ढूंढने के लिए गया होगा, आ जाएगा। यानी कि इसी तरीके से जैसे परिजनों ने लापरवाही की उसके गुमशुदगी के बाद, वैसे ही पुलिस ने भी लापरवाही की उसको ढूंढने में। और इस तरीके से लगभग जब 8 अगस्त को पेशु त्यागी गायब हो और लगभग 15-16 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज होती है और फिर लगभग 20 सितंबर तक यानी कि मिड सितंबर तक 1 महीना पुलिस भी निकाल देती है, उसको ढूंढने में लापरवाही करती है। लेकिन जब लगभग 1 महीना बीत जाता है तब रेशु की मम्मी रजनी त्यागी पुलिस थाने में जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा आपने अभी तक नहीं ढूंढा। पुलिस भी बोलते हैं कि आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन जो रजनी त्यागी होती है, रेशु की मम्मी, वह पुलिस थाने में बैठ जाती है आकर कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ कर दीजिए, मैं अपना बेटा लेकर ही यहाँ से जाऊं। तब पुलिस सतर्क होती है और ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करती है। उस समय मुरादनगर थाना क्षेत्र के जो एसएचओ होते हैं वो होते हैं सतीश कुमार और एसएसपी ग्रामीण होते हैं डॉक्टर इराज राजा। वह लोग इस टीम को तैयार करते हैं और रेशु त्यागी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सारे तथ्य, सारी जांच पड़ताल वह पुलिस या तरीके से वह करते हैं। सब लोग ब्रजेश त्यागी के घर पर आते थे बेटे के बारे में पूछने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन जब रजनी त्यागी से पूछा गया कि तुम्हें किसी पर संदेह है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम्हें संदेह हो वह भी हमें बता दो, गाँव में किसी से दुश्मनी हो वह बता दो, किसी के साथ तुम्हारी अनबन चल रही हो तो वह बता दो। कोई दुश्मनी नहीं थी, ब्रजेश और रजनी कोई दुश्मनी अपनी नहीं बता पाए, लेकिन रजनी ने एक वीक पॉइंट बताया और वह बताया लीलू के बारे में। रजनी ने बताया कि लीलू त्यागी जो हमारा सगा भाई है, देवर है, वह हमारे घर पर बेटे रेशु के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं आया। उसने एक बार भी हमसे हमारे बेटे रेशु के बारे में नहीं पूछा। उसने एक बार भी चिंता जाहिर नहीं की, जबकि पूरा मोहल्ला, कुटुंब, परिवार और पूरा गांव आ रहा है हमारी पीड़ा में, हमारे दुख में शामिल होने के लिए, हमें ढाढ़स बंधाने के लिए। परंतु हमारा जो देवर है छोटा लीलू, वह एक बार भी हमारे घर पर नहीं आया, हमसे उसने बात नहीं की। पुलिस को एक क्लू मिला और पुलिस ने लीलू त्यागी से पूछताछ करना शुरू किया। लीलू त्यागी को धर लिया और जब लीलू त्यागी को धर लिया तो उससे अपने तरीके से पुलिसिया अंदाज में उससे जब पूछताछ पुलिस ने शुरू की तो सारे पन्ने खुलते चले गए। और पन्ने जो खुले, पुलिस भी हैरान रह गई, पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि लीलू त्यागी 20 साल से अपने ही परिवार की भाइयों, भतीजों की हत्याएं करता रहा और 20 साल में उसने 5 लोगों की हत्याएं कर दी। ना पकड़ा गया, ना एफआईआर दर्ज करनी थी। तो पुलिस भी हैरान कि घर में हत्याएं होती रही, संदिग्ध परिस्थितियों में लोग गायब होते रहे, लेकिन किसी ने भी एफआईआर दर्ज कराने तक की जहमत नहीं उठाई। कैसा जाल बिछाया लीलू त्यागी ने, कैसा गुमराह किया लोगों को, कैसा अपने कब्जे में लिया, कैसा अपने जाल में, चक्रव्यूह में जकड़ा। ना एफआईआर होने दी और ना किसी को जीने दिया। 15 बीघा जमीन के लिए 20 साल तक लीलू त्यागी अपने परिजनों की हत्याएं करता रहा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। मक्कार और धूर्त लोग ऐसे होते हैं। त्याग करता रहा खुद, लेकिन अफवाह गांव में दूसरों की फैलाता रहा। जो मृतक की ही अफवाह फैलाता रहा, उन्हें ही बदनाम करता रहा। तो ऐसे परिजनों से जरा बचकर रहिएगा। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा ये सब हत्याएं क्यों की, तो उसने कहा कि मेरी नजर 15 बीघा जमीन पर थी, जो करोड़ों की जमीन है। अगर वह जमीन 3 भाइयों में बढ़ती तो 5-5 बीघे आती, लेकिन अब मैं जमीन को सिर्फ एक नाम पर रखना चाहता था, अपने नाम पर रखना चाहता था और अपने बेटे शंकी के नाम पर रखना चाहता था। जिसके लिए मैंने भाई सुधीर की हत्या की, जिसके लिए मैंने दोनों भतीजों की हत्या की और जिसके लिए मैंने दूसरे भाई ब्रजेश के बेटे, दोनों बेटों की हत्या कर दी, निशु त्यागी और रेशु त्यागी की। पुलिस ने, यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी को भी अरेस्ट कर लिया, लीलू त्यागी को अरेस्ट कर लिया और जो रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र त्यागी का नौकर था राहुल शर्मा, उसे अरेस्ट कर लिया और बुलंदशहर के रहने वाले विक्रांत जाट और उसके भांजे मुकेश को भी अरेस्ट कर लिया। 44 दिन के बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस वहां पर बुलंदशहर बासो थाना क्षेत्र में गई उसकी लाश को खोजने के लिए, परंतु लाश तो कहीं नहीं मिली, क्योंकि 44 दिन हो चुके थे रेशु त्यागी की हत्या को, तो लाश तो कहां से मिली ही नहीं। परंतु इस सारे तथ्य ने, इस सारे हत्याकांड के इस कहानी से हमें एक सबक तो सीखने को मिलता है कि अगर घर परिवार में कोई दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है।
चाहे वह परिजन हो, सगा संबंधी हो, कुटुंब परिवार से हो या रिश्तेदार। हमें सबसे पहले पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करानी है, पुलिस को सूचना देनी है और रिपोर्ट दर्ज करवाकर हमें कार्रवाई के लिए। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी है और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। प्लीज आप इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे चलती रहूंगी। अपराध की दुनिया से वारदात की खौफनाक खबरें लाकर मैं आपको जागरूक करती रहूंगी, आपको सचेत करती रहूंगी। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और मेरे जीवन का यही संकल्प है। नमस्कार, थैंक यू।